हाय बच्चे, कैसे हो तुम लोग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। और लास्ट लेक्चर में बहुत ही शानदार लेक्चर था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जा रहा था, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण और रिंग के कारण भी निकाले थे हम लोग। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी बोलेंगे ELOF, ELOF, या इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसी के बारे में आज का लेक्चर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है वो समझते हैं। तो कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इस्तेमाल होता है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लेते हैं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी। तो इसका मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाता है। यानी इसका मतलब हुआ कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, जैसे कोई पॉइंट P ले लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो कहता है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के टेंजेंट के तरफ होगा। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज ए इमेजिनरी लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात, लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन्स used to represent इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लियर हो गया। उसके बाद बताता है कि इमेजिनरी लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टेंजेंट के तरफ होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन ELOF, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन ELOF इज अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट ऑफ ELOF। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the tangent of ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज, इसका कुछ गुण है उसको देख लेते हैं। तो कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ से ओरिजिनेट करता है, पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से भी ओरिजिनेट होता है, और टर्मिनेट करता है निगेटिव चार्ज पर या इन्फिनिटी पर। जैसे देखो, ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, जरा समझ के देखो। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, ओरिजिनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा। और ये टर्मिनेट कहाँ रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज पर और टर्मिनेट हो रहा है इन्फिनिटी पर। ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है इसमें। और टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, एट इन्फिनिटी। अरे यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाके खत्म होगा, इन्फिनिटी पर खत्म होगा। यानी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेगा और टर्मिनेट करेगा इन्फिनिटी पर। या ऐसे भी कह सकते हो कि मान लेते हैं ये निगेटिव चार्ज है, तो इस निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसमें ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इसमें ओरिजिनेट इन्फिनिटी से लग रहा हो रहा है ना, और टर्मिनेट कहाँ पर हो गया,
नेगेटिव चार्ज पर। इसीलिए लिखा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज पर या इन्फिनिटी पर भी ओरिजिनेट हो सकता है, और टर्मिनेट होगा नेगेटिव चार्ज पर या इन्फिनिटी पर भी टर्मिनेट हो सकता है। तो सीधा सीधी ऐसे समझो ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। पॉजिटिव चार्ज पर ओरिजिनेट करेगा तो इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होगा, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगा, आइसोलेटेड चार्ज है तो ओरिजिनेट होगा इन्फिनिटी पर। तो सीधा सीधी ये लिखते हैं ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में इट ओरिजिनेट, इट मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इट ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इट ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, इट ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज या इन्फिनिटी पर भी ओरिजिनेट हो सकता है, यहां पर नहीं, और टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज या इन्फिनिटी पर भी हो सकता है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे पहला तो ये समझना है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन के टेंजेंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। पहला बात क्लियर हो गया। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज आया। प्रॉपर्टीज में बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज पर ओरिजिनेट करेगा, निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा और विस्तृत में बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज पर ओरिजिनेट करेगा तो इन्फिनिटी पर टर्मिनेट करेगा, और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होगा तो इन्फिनिटी पर ओरिजिनेट हुआ। लेकिन अगल बगल रहा तब, जैसे कि इसी पॉइंट में अगर और बात करें, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिए और यहाँ निगेटिव चार्ज दे दिए, इस सिचुएशन में क्या होगा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करके नेगेटिव पर टर्मिनेट करेगा, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करके नेगेटिव पर टर्मिनेट करेगा। इस प्रकार से अगल बगल रहा तो इस प्रकार से यहाँ ओरिजिनेट करेगा, यहाँ टर्मिनेट करेगा, यहाँ ओरिजिनेट करेगा, यहाँ टर्मिनेट करेगा, यहाँ ओरिजिनेट, यहाँ टर्मिनेट, यहाँ टर्मिनेट। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज पर ओरिजिनेट करेगा और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज हुआ और यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मान लेता है ऐसे हुआ, इसका मान लेता है ऐसे हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब सवाल है कि क्यों नहीं हो सकता है, तो समझाता हूँ। देखो, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये वाला है, ये वाला, और दूसरा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये वाला। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इसका टेंजेंट इधर हो जाएगा, मान लेते हैं E1 हुआ, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इसका टेंजेंट इधर हो जाएगा, ये वाला। तो इससे क्या देखा तुम, एक ही पॉइंट पर ये वाला इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी टेंजेंट इधर होगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो अब हो गया कन्फ्यूजन, यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है कि इधर है। अभी क्या बताए थे, किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो दो डायरेक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में है किधर, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों काटेगा ही नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डू सो देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट। बात समझ में आया, लिख देता हूं मैं। लिखे, क्या लिखेंगे, ELOF, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर intersect each other, EACH, each other, two electric lines of force never intersect each other because if they do so, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा then their
will be, then there will be two direction of electric field at the same point, at the point of intersection भी लिख सकते हो, point of intersection। बात क्लियर हो गया? यानी दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। अगर वो कट करेगा तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्लियर है, तो तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, मिटाना पड़ेगा। अगला पॉइंट देखो, एक बात जान लो, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं Q1, और दूसरा एक निगेटिव चार्ज है Q2, तो यहां से ओरिजिनेट करेगा और यहां से टर्मिनेट करेगा। ओके, यहां से ओरिजिनेट किया और यहां टर्मिनेट किया। ठीक है, तो कहता है कि Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रेशियो क्या होगा, यही जानना है। तो ये Q1 एंड Q2 का रेशियो होता है, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकला, नंबर ऑफ ELOF ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज are divided by number of ELOF terminate at नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हुआ कि चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ELOF ओरिजिनेट या ऑब्लिक देके टर्मिनेट। इसका अर्थ हुआ कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जब ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा, ओरिजिनेट या टर्मिनेट जो भी हो। ये समझ में आ गया? इस वाला सवाल में Q1 बटा Q2 का अनुपात क्या होगा, बताओ। Q1 बाय Q2 का अनुपात क्या होगा? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 2 5 3 8, यानी ऊपर में 8 हुआ और इधर क्या होगा, इधर कितना लाइन टर्मिनेट कर रहा है, तो 5 है, तो 8/5 आंसर हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज Q1 एंड माइनस Q2 क्वेश्चन है ये, और वो इसका ये रहा क्वेश्चन, प्लस Q1 इधर है और माइनस Q2 इधर है, और इस तरह से गया, इधर से 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 इधर से, बताना है Q1 बाय Q2 बराबर क्या होगा। Q1 बाय Q2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो बड़ा आसान है, क्या करना है, देखना है ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन यहाँ से ओरिजिनेट किया और यहाँ टर्मिनेट कितना किया, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11, ये हुआ Q1 बटा Q2 का रेशियो। बात आया समझ में? यानी जो चार्ज ओरिजिनेट हुआ पॉजिटिव चार्ज पर और जो चार्ज टर्मिनेट हुआ नेगेटिव चार्ज पर, उसका जो रेशियो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट देते हैं, देखते हैं। कहता है कि तीसरा पॉइंट में ELOF नेवर फॉर्म क्लोज लूप, यानी ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाता है, क्लोज लूप नहीं करता, याद रखना।
इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप। एगो बात याद रखना, अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, यानी इसके बदले अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता तो वो क्लोज लूप बनाता। क्लियर हो गया बात? यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये वाला ऐसा है, ऐसा ये वाला बना सकता है क्या? ये वाला नहीं बनाएगा। जैसे ऐसा रहेगा तब ऐसा बना सकता है, ऐसा ऐसा, ये भी नहीं बनाएगा। क्या ऐसा बना सकता है? ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा भी नहीं बनाएगा। क्या ऐसा बना सकता है? ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से निकला एकदम दुलड़ते मलड़ते हुए इस तरह से निकल गया, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्या यानी ये क्या हुआ? दुलड़ते मलड़ते हुए निकल गया। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया बात? तो इस पर एक सवाल देता हूँ मैं, आईआईटी में पूछा हुआ। क्या आईआईटी में पूछा हुआ एक सवाल बना लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है कि 3 चार्ज है जो आइडेंटिकल है। देयर आर 3 आइडेंटिकल चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज शोन इन फिगर। यानी 4 3 आइडेंटिकल चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है छोड़ो, नहीं लिखना है तो मैं बताता हूँ। जैसे 3 आइडेंटिकल चार्ज है, एक चार्ज प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, मतलब तीनों प्लस है तो प्लस ही है। तो कहता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसका इस प्रकार से, इसका इस प्रकार से और इसका इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर ए में 3 आइडेंटिकल चार्ज है, ये चार्ज और ये चार्ज तीनों आइडेंटिकल है। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ है, ये सही है या गलत? ऑप्शन नंबर बी में है 3 आइडेंटिकल चार्ज है, यहाँ से निकला ऐसे गया, यहाँ से निकला ऐसे गया, यहाँ से निकला ऐसे गया। ओके, ये ऑप्शन नंबर बी रहा। ऑप्शन नंबर सी में ये है, ये और ये और ये और ये 3 चार्ज है, ठीक है? ये ऐसे ऐसे गया और ऐसे ऐसे गया और ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, सी नंबर। और ऑप्शन नंबर डी में है ये 3 चार्ज आया और ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होगा और ये बोलता है ऐसे होगा और ये बोलता है ऐसे होगा और ऐसे होगा। तो कौन सा इसमें सही नजर आ रहा है तुमको? क्वेश्चन है ELOF 4 3 आइडेंटिकल चार्ज, ELOF 4 3 आइडेंटिकल चार्ज इज शोन इन फिगर। है बंद करो, इज शोन इन फिगर, इज शोन इन फिगर। चूज करेक्ट ऑप्शन, चूज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये तो तुरंत चूज हो जाएगा क्या? अच्छा बोलो, ये वाला तो हो सकता है ना, ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा ना? नहीं, ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज लूप बना रहा है ना, इस तरह से क्लोज लूप, ये सब देने की जरूरत नहीं है, क्लोज लूप बना रहा है। तो ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला, ये वाला क्या? ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला हो जाएगा। और ये वाला भी तो हो सकता है। कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो? सुंदर 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 लग रहा है, तीनों चार्ज है, एकदम लग रहा है फूल बना रहा है। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्लोज लूप बना रहा है ना यहाँ, इसीलिए ये वाला आंसर नहीं होगा।
याद कर लेना। बात समझ में आया बात? अगला पॉइंट की तरफ चलता हूं। अगला पॉइंट कहता है, ये देखो, अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको, देखो एक मिनट। अगला पॉइंट देखते हैं, 3 नंबर से 4 नंबर आया ना। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। उसको समझाता हूं मैं। देखो, मान लिया जाए कि ये एक चार्ज है पॉजिटिव, ओके, और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, बहुत सारा लाइन निकल रहा है। तो देखो इतना बड़ा एरिया से कितना लाइन पास किया, इतना बड़ा एरिया से मान लेते हैं कि डेल्टा एस है, तो कितना लाइन पास किया? डेल्टा एस 1 से 1 2 3 4 5 लाइन पास किया, ठीक है। और यहां देखो यही 5 लाइन ज्यादा एरिया से पास कर रहा है, यानी ये डेल्टा एस 2 से, यानी डेल्टा एस 2 में 5 लाइन है और डेल्टा एस 1 में 5 लाइन है। और डेल्टा एस 1 अब डेल्टा एस 1 से बड़ा है डेल्टा एस 2। इसका मतलब घना घना कहाँ पर है? यहाँ घना घना है नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या पर यूनिट एरिया यहाँ ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रेंथ में, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में E1 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में E2 है। तो यहाँ का दूरी का अगर R1 मान लेते हैं, यहाँ के दूरी को अगर हम R1 ले लें और यहाँ के दूरी को अगर R2 ले लें, यहाँ के दूरी को अगर हम R2 ले लें, यहाँ के दूरी को, तो E1 बराबर क्या लिखेंगे? E1 बराबर होगा KQ बाय R1 स्क्वायर, E2 बराबर लिखेंगे KQ बाय R2 स्क्वायर। तो स्वाभाविक है कि ये R1 कम दूरी पर है, तो E1 ज़्यादा होगा और E2 कम होगा। इससे साबित ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या पर यूनिट एरिया अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। यानी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। बात आया समझ में? हिंदी में समझो, इकाई एरिया से पर यूनिट जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को दिखाएगा। यानी इलेक्ट्रिक, यानी देखो सीधा सीधी समझ, फील्ड लाइन की संख्या पर यूनिट एरिया में ज़्यादा होगा तो यहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मतलब ये छोटा सा जगह में 6 लाइन जा रहा है और 6 लाइन यहाँ बड़ा जगह में, तो यहाँ पर फैल बैठेगा ना, यहाँ टाइट करके बैठेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ टाइट होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या लिखेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। लिख देता हूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू strength of electric field is directly proportional to number of electric lines of force per unit area. Was that clear? क्लियर है? आ रहा है समझ में? ओके। जैसे कुछ उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूं तुमको, इसको मिटाना पड़ेगा, उदाहरण से समझाते हैं तुमको। देखो मिटाते हैं। देखो इस पर पहला सवाल ही बाउंसर देता हूं तुमको, क्लीन बाउंसर में कैच न दे दो तुम। तो बाउंसर सवाल देखोगे तो क्वेश्चन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन है देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 में देखो ये रहा, बोलता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह समान होगा। एक ये है, दूसरा ये है समान दूरी पर दिया, और तीसरा है ये दूरी बराबर है। यहाँ से यहाँ जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ उतने दूरी है, यहाँ से यहाँ जितना दूरी है ये दूरी उतना ही है। तो तीनों में कौन सा ABC में, देखो पहला ही कहीं क्लीन बोल्ड ना हो जाओ, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम होगा, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ का सेम होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो बोलो कौन सा इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, बता दोगे? ये वाला यूनिफॉर्म को नहीं बताता है। वेरी गुड, मान लिए तुम्हारा बात। यहाँ पर यूनिट एरिया लाइन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर यूनिट एरिया लाइन की संख्या कम है, तो इसमें यहाँ पर स्ट्रोंगर होगा, यहाँ वीकर होगा। ओके, क्लियर होगा। यहाँ पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है, ये दिखाता है, और ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, क्यों नहीं है बताओ, तुम बताओ क्यों नहीं है, दिमाग लगाओ। बराबर बराबर दूरी पर तो है ही, तो इसका मतलब हुआ जहाँ यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बराबर है। अच्छा, जानते हो गड़बड़ क्या हो गया इसमें? गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, डायरेक्शन में अलग है। देखो यहाँ का टेंजेंट इधर हुआ, यहाँ का टेंजेंट इधर आएगा, तो मैग्नीट्यूड में बराबर हो भी जाएगा, लेकिन डायरेक्शन में तो बराबर नहीं ना होगा। इसीलिए दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बराबर नहीं होगा। बात आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताना है कि मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह दिया हुआ है, सी वर्मा में दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो यहाँ एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी और ये एक पॉइंट है सी, तो कहाँ का स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है? तो इसका मतलब ए का इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है, और ये सी का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा क्या? नहीं, यहाँ और यहाँ का बराबर होगा, लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों से कम होगा। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पर इतना एरिया में 3 गो है, इतना एरिया में 3 गो है, यहाँ उतना एरिया में एक ही लाइन है, यानी सेम एरिया में एक लाइन है, सेम एरिया में 3 लाइन है, सेम एरिया में 3 लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ का स्ट्रेंथ बराबर होगा और यहाँ का स्ट्रेंथ उससे कम होगा, एरिया बनाया इससे करके। तो अगला सवाल दिखाता हूँ, तो इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर में इस तरह से, बी नंबर में इस तरह से, सी नंबर में इस तरह से, डी नंबर दिखता है तो लिखूंगा, सी भी नहीं दिख रहा है तो डी कहाँ से दिखेगा? थोड़ा करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पर डी नंबर देख लो, ये रहा डी नंबर। देखते हैं दिमाग काम करता है कि नहीं। इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाता है और ये सब करेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आया है कि नहीं? अब उसी तरह से यहाँ देखो, इस तरह से अगर लाइन दे देंगे तो यहाँ और यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। बोलो तो E1 ज़्यादा, ये है इस तरह से लाइन, E1 ग्रेटर देन E2,
E1 बराबर E2, E1 लेस देन E2। क्या सही रहेगा? बहुत आसान है। ये E1 यहाँ पर देखो इतना एरिया में 3 है और इतना एरिया यहाँ दे देंगे तो एक ही पाया ना, तो उतना ही एरिया में यहाँ कम संख्या है, उतना ही एरिया में यहाँ ज़्यादा संख्या है, तो यहाँ का स्ट्रेंथ स्वाभाविक है कि ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसको मिटाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं अभी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, यानी इंडक्शन बता रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, ये अगला पॉइंट है डिस्कस करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब किसी कंडक्टर को, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, यही अभी कहानी जानने वाला है। मान लेते हैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है ई एक्सटर्नल। अब तो तुमको पता है कि मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, अगर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इधर लगेगा। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है। ये बात तो पहले से पता है, ये मैग्नीट्यूड दिए, यानी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो इसका मतलब अगर ये कंडक्टर है, ये क्या चीज़ है, कंडक्टर, ध्यान रखना। अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में मोबाइल चार्ज होता है, मोबाइल पॉजिटिव भी हो सकता है, मोबाइल नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चार्ज हो सकता है, या मेटल है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा। सपोज करो कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा ना, इसका मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या, और एक्सटर्नल वाला तो है ही, क्या कहते हो, यानी अंदर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, इंटरनल इसके कारण पैदा हो, यानी अगर इधर जो चार्ज Q इंड्यूस्ड हो गया, यहाँ प्लस Q इंड्यूस्ड हो गया, इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। यानी अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देंगे तो दोनों, उसके दोनों साइड में चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। इस तरह के फेनोमेना को बोलते हैं इंडक्शन, और ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ उसको बोलेंगे इंड्यूस चार्ज। इतना क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप समझो। अब देखो, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस इलेक्ट्रॉन पर इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर फोर्स लगेगा, इंड्यूस के कारण इधर फोर्स लगेगा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर है तो इसके कारण फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। यानी निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसके कारण फोर्स इधर लगेगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगेगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा आसान है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और उस पर इसके कारण फोर्स इधर लगेगा ना, इसके कारण इधर लगेगा ना, इसलिए इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को ई इंड्यूस्ड बोलेंगे और उसका दिशा इधर होगा। कहता एट एक समय ऐसा होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर जमा होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। कब तक होते रहेगा? जब तक कि इस चार्ज पर इधर लगने वाला फोर्स के बराबर इधर लगने वाला फोर्स ना हो जाए। यानी इसका वैल्यू एक समय ये बढ़ते 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 ये इसके बराबर कर देगा, तो वैसे सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ना इधर भागेगा ना इधर भागेगा, तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम,
एट इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर जीरो होगा। कहने का मतलब हुआ कि एफ नेट जो होगा तो एफ हो जाएगा एक्सटर्नल वाला और एफ हो जाएगा इंड्यूस्ड वाला, और दोनों मिला के जीरो हो जाएगा। इसको मिटाने वाला लेते हैं, क्या होगा देखो, क्या होगा अंजाम, अब समझो। इसके जगह क्या रख देंगे, ई ने, अरे एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू गुना ई फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो Q इंटू ई हो गया, फोर्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इंड्यूस के कारण कितना होगा, Q इंटू ई होगा इंड्यूस के कारण। ओके, यहाँ आई एन डी लिख सकते हो, आई एन डी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर माइनस ई कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड बराबर हो जाएगा जीरो, यहाँ माइनस ई आ गया कॉमन में। तो फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, माइनस ई को हटा देंगे तो ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस्ड मिला के बराबर हो जाएगा जीरो, है ना। तो यही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी बात को थोड़ा समझा देता हूं मैं। देखो, मान लेते ये कंडक्टर है, थोड़ा ऐसे बना देता हूं मैं, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ओके, तो इसमें इधर क्या पैदा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या पैदा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कहता है कि अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे, ये पहला बात समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा था इधर, मुड़ जाएगा इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, ये पहले जान लो। इधर से निकलेगा इधर, और यहां से कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। क्या समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस का परपेंडिकुलर ओरिजिनेट या टर्मिनेट करेगा इस प्रकार से। ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये सब 90 डिग्री रहेगा। आया समझ में। और अंदर में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होगा, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं होगा। ये क्लियर है। तो ये पॉइंट कहता है कि जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस ऑफ कंडक्टर का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दो बात को समझ लेना है। क्या समझ लेना है, मिटाता हूं इसको। ओके, इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, जैसे कि मान लो ये भी समझ लो, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है। एक बात और जान लो कि अगर किसी कंडक्टर पर चार्ज देंगे, किसी कंडक्टर पर चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस प्रकार से निकलेगा। यहाँ होगा 90 डिग्री, यहाँ से कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये रहेगा 90 डिग्री। यहाँ से कैसे निकलेगा, इस प्रकार से। यहाँ से कैसे निकलेगा, इस प्रकार से। यहाँ से कैसे निकलेगा, इस प्रकार से। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, और कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगा, याद रखना। यानी दो बात होता है, दो बात। क्या बताए, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ये एक्सटर्नल नहीं है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा नहीं गया है। इसमें अगर कंडक्टर पर चार्ज देंगे तो सारा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाएगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा, चाहे उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो
आयन तो उस पर चार्ज देकर रखो या चार्ज नहीं भी दो, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर इसको एक्सटर्नल में रखेंगे तो क्या होगा, इधर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा और इधर पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, इधर से जो आएगा ऐसे आएगा, इधर से जो आएगा ऐसे आएगा और टर्मिनेट करेगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से बाहर होगा। आया समझ में, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट या टर्मिनेट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे ये क्वेश्चन है, बताओ तो ये क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ओके पॉजिटिव चार्ज दे दिया, सही को चुनना है, सही को चुनना है। तो मान लेते हैं ये इस प्रकार से गया और ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये ऑप्शन है, ओके। और ये मान लेते हैं इस प्रकार से है और ये बी ऑप्शन है। और ये मान लेते हैं इधर, मान लेते हैं इस सीधे ऐसे मान लेते हैं और इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, और ये है इस तरह से, और ये मान लेते हैं इस प्रकार से, ये 120 डिग्री। तो इसमें से एक करेक्ट चूज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मोर देन वन हो सकता है, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में, बताओ इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है, बताना चाहोगे, बिल्कुल बता दोगे। ढेर सारा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, अरे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाओगे तो ज़्यादा स्मार्टनेस आएगी। तो ये वाला रिप्रेजेंट करता है, अच्छा ये वाला करता है, ये वाला तो गलत हो गया क्या, कि ये सरफेस का परपेंडिकुलर नहीं है, ये वाला तो है, यानी ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सरफेस का परपेंडिकुलर तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसी पर आ रहा है, इसीलिए ये नहीं है। और ये वाला परपेंडिकुलर भी है और इस तरह से जा भी रही, इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है। एक और सवाल बताते हैं तुमको, आईआईटी में आया हुआ सवाल बनाते हैं, है कि नहीं, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक मेटेलिक सेल है। मेटेलिक सेल का मतलब हुआ कि ये अंदर में खाली है, ये अंदर में क्या है, खोखला है, और इसमें मटेरियल है। ये 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। तो कहता है कि एक चार्ज है जो इसके सेंटर पर नहीं रखा हुआ है, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का करेक्ट डायग्राम को चुनना है तुमको। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, मजेदार सवाल होने वाला है। यहाँ पर ये मेटल है और यहाँ कैविटी है और कैविटी के इधर कोना में चार्ज दिया हुआ है, सेंटर पर नहीं दिया हुआ है चार्ज, सेंटर से थोड़ा सा किनारे में दिया हुआ है। तो कहता है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ क्यों चार्ज दिया हुआ है। 4 ऑप्शन तो पहले दे दूं, इस तरह से कंडक्टर है और इधर चार्ज है, तो बोलो कौन सा सही है, अभी बनाया कहाँ। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया जा रहा है और तुमको खोज के बताना है इसमें से कौन सा सही है। आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ, आईआईटी का क्वेश्चन है, नीट में भी तो पूछेगा, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो कहता है कि पहला ये दिखा रहा है, ये ऑप्शन सही है या नहीं, चार्ज क्यू इज नॉट एट द सेंटर, याद रखें पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा कह रहा है कि ऐसे जाएगा ऐसे और ऐसे जाएगा ऐसे और ऐसे जाएगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सी हो गया। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो ये बोलता है ऐसे जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे, ऐसे, यानी हर जगह ये परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर निकलता है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये दिखाता है। और 4 नंबर ऑप्शन में बोलता है कि इधर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा तो ऐसे होके ऐसे चल जाएगा, यहाँ तक जाएगा ऐसे होके ऐसे चल जाएगा, यहाँ तक जाएगा ऐसे होके ऐसे चल जाएगा, यहाँ तक जाएगा ऐसे होके, यानी अंदर वाला में नहीं है, ये 90 डिग्री है इसका, ओके।
तो कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है तुमको, कौन सा ऑप्शन सही है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताए थे ना, ये कंडक्टर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। इस पॉइंट में लिखे नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। लिख लेना इस पॉइंट को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। तो ये वाला सही होगा? ये वाला बिल्कुल सही नहीं है। एक तो परपेंडिकुलर नहीं है और दूसरा कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ तो है, यानी ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। ये वाला हो जाएगा। देखो कंडक्टर के अंदर नहीं है और लेकिन ये परपेंडिकुलर तो नहीं है ना, यहाँ सेंटर पर रहता, अरे सेंटर पर रहता तब ना ये लाइन परपेंडिकुलर होता, ये सेंटर से किनारे में है तो ये एक भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं। तो यहाँ पर तो कंडक्टर के अंदर में अब्सेंट है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो बच गया यही ना, तो इसी को होना है, लेकिन समझ लेते हैं ना कैसे। देखो सबसे पहला तो सरफेस का परपेंडिकुलर है, ये सेटिस्फाइड हो गया, और कंडक्टर के अंदर में नहीं है ना लाइन प्रेजेंट, इसलिए ये वाला आंसर सही हो गया। आया समझ में? एक और सवाल ले लो, IIT 99 का क्वेश्चन बन दिया हुआ है, ले लो ये। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और ये कंडक्टर जो है ना स्फीयर है, स्फीयर का टुकड़ा है कंडक्टर। तो कहता है कि बताओ कि ये वाला इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स संभव है, ये वाला संभव है, और क्या ये वाला संभव है? ऐसे करके गया, ऐसे करके ऐसे आया और अंदर में गया और इधर हो गया, ये गया ऐसे अंदर में नहीं है और इससे निकला, तो ABCD ये क्या है? कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। बोलो कौन सा सही है इसमें? अरे अभी तो बताए कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज पॉसिबल, ये पूछ रहा है। तो ये वाला पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, अंदर में भी है, परपेंडिकुलर भी नहीं है। ये वाला पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, परपेंडिकुलर तो है लेकिन अंदर में भी है। क्या ये वाला पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, परपेंडिकुलर भी और अंदर में भी नहीं है। यस गुड। और ये वाला अंदर में तो नहीं है, तो ये तो सही है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, यू कैन चूज ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक और बच गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसका मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि बारिश का मौसम है और बिजली कड़कने लगा और बिजली गिर गया, तो तुम लोग जानते हो कि बहुत आदमी उसमें गड़बड़ा जाता है, मर जाता है, पेड़ पर गिरता है तो पेड़ जल जाता है। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। तो वैसे समय तुमको उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना होगा, तो कहाँ बैठना ठीक रहेगा? तो मुझे तो बोलो कार में बैठना ठीक रहेगा, अगर कार कंडक्टर का बना हुआ। क्यों? क्योंकि कार अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा ना। नहीं देखा ना, अगर ये कोई कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है क्या? उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही नहीं ना है। तो इसका मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चीज़ को सेफ रखना चाहते हो तो क्या करेंगे? उसके मेटल के बॉक्स में रख दो, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझा ही देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक SHIELDING। ये क्या होता है? तो कहता है कि मान लेते हैं ये कंडक्टर है और ये है कैविटी, और ये मटेरियल है।
और कहते एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो कहता है कि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया, समझना तुमको ये है कि मेटल के कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और मेटल के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये मेटल के अंदर में और ये मेटल का कैविटी है, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ख़राब हो सकता है उसको अगर सेफ करके रखना है तो कहाँ रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? उसको रखना चाहिए मेटल के बॉक्स में, ताकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और मेटल में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। क्या करोगे? जितना पढ़ाया गया उसको ठीक से देखोगे, अच्छा से देखोगे, वीडियो को समझ में आएगा तो दोबारा देखोगे। थोड़ा तेज़ी से पढ़ा दिया हूँ आज। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों।